अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ इश्क बाय नूर आसिफ अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। चलें जी नॉवेल की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सुबह होते ही होटल से चेकआउट करते अरहाम खानजादा हवेली के लिए निकल पड़ा था। बर्फबारी अब रुक गई थी। वो खामोशी से सपाट चेहरा लिए ड्राइविंग कर रहा था। वो लड़की इसके साथ खामोश सी बैठी विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए हुई थी। रात वाले लिबास में मौजूद थी जो अब शिकनजदा हो चुका था। वो अभी तक अरहाम के कोट को पहने हुए थी। आंखों में रात जगह की सुर्खी वाजे थी। यकीनन वो होटल के गर्म कमरे में भी ठीक से सो नहीं पाई थी। गाड़ी झटके से रुकी तो हैरान होते अरहाम खानजादा को देखा, जो गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़े वॉलेट से पैसे निकाल रहा था। 5-5 हजार के इसने काफी नोट निकाले थे। वो पैसे हाथ में पकड़े बाहर निकला और सड़क पर बैठी एक बदहाल फटे पुराने लिबास में मौजूद औरत की झोली में वो पैसे डाल दी, जो इतनी सर्दी में अपने नौमौलूद बच्चे को भी साथ लेकर बैठी हुई थी। अरहाम इसे पैसे देकर खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ गया। वो भी खामोशी से अपनी साइड की विंडो से सड़क पर गिरी बर्फ को देखने में महवर थी। जब वो लोग हवेली में दाखिल हुए तो शाम गहरी हो रही थी। वो इतनी शानदार हवेली को देखकर थोड़ा हैरान हुई थी। इसका रंग भी खौफ से सफेद पड़ा था। इसने हवेली के लोगों के मुतालिक और यहाँ की रस्मों वगैरह के खिलाफ काफी कुछ सुन रखा था, मगर अगले ही लम्हे वो खुद पर काबू पा गई थी। गाड़ी तवील तरीन ड्राइववे पे रुकी तो वहां खड़े एक मुलाजिम ने अरहाम की तरफ का दरवाजा खोला। अरहाम गाड़ी से निकलते हवेली के बड़े से दाखिली दरवाजे से होते अंदर की जानिब बढ़ गया। वो भी इस तकलीफ में अंदर दाखिल हुआ। अमीना खानम अरहाम खानजादा को देखकर खुश होते आगे बढ़ी थी, मगर अरहाम के साथ लड़की को देखकर वो हैरान ज़दा होते हुए वहीं पर रुक गई। अरहाम इनका हैरत ज़दा चेहरा भांप गया था। मूरे अरहाम इनकी तरफ बढ़ा। वो अमीना खानम को अपनी माँ की जगह ही समझता था। इसके वालिदैन की डेथ के बाद इन्होंने इसे पाला था। मूरे ये बहुत मजबूर है, इसके पास कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मुझे मजबूरी में इसे यहाँ लाना पड़ा। आप इसे मेहमान खाना में ठहराएं, मैं कपड़े बदल लूं। फिर मुझे एक जिरगे का फैसला भी करना है। दादी कब से मेरा मर्दान खाने में इंतजार कर रहे हैं। अरहाम उजलत में बोलता हुआ वहां से चला गया। अमीना खानम ने इस बात में सर हिलाते हुए दरख्शां को आवाज दी और दरख्शां से इसे कमरे में मेहमान खाना में पहुंचाने को कहा। इन्होंने इस लड़की से कुछ भी पूछना मुनासिब नहीं समझा। वो लड़की काफी डरी सहमी से लग रही थी। इसकी कम उम्री और खूबसूरती देखकर वो चौंकी जरूर थी, मगर इन्हें अरहाम पर पूरा यकीन था। वो जो कह रहा था सच कह रहा था। जाओ बच्चा, तुम दरख्शां के साथ जाओ, तुम्हारे लिए खाना भिजवाता है। उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। दरख्शां इसके लिए एक तरफ बने कमरों की तरफ आई और एक कमरे में दाखिल हुई। वो कमरे में दाखिल होते ही कमरे को देख रही थी। जब दरख्शां की आवाज पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई, तुम अरहाम लाला का जानने वाला क्या है? दरख्शां इसे घूरते हुए इसके ऊपर से नीचे तक इसका मुआयना कर रही थी। नहीं, इससे एक लफ्जी जवाब दिया। हाँ, हम जानता है अरहाम लाला किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता, मगर तुम मुझे इतना खूबसूरत लगा, फिर भी तुम्हारा बदन पर लाला का कोट भी है। हम समझा। दरख्शां बात करते करते हंस पड़ी थी। वो दरख्शां की बातों को इग्नोर करते कमरे के ग्लास विंडो से सरसब्ज पहाड़ को देखने लगी। हम कितना पागल है ना, क्या क्या सोच बैठा था। भला अरहाम लाला कभी ऐसा कर सकता है? अरहाम लाला जैसा इंसान तो पूरी हवेली में कहीं नहीं हो सकता। दरख्शां की बात पर वो फिर से इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। ये तो उसे कल रात ही पता चल गया था कि इस जैसा इंसान इस हवेली में तो क्या शायद पूरी दुनिया में नहीं होगा। कैसे हैं तुम्हारे अरहाम लाला? इसने पुरसोच अंदाज में पूछा। अरहाम लाला बहुत ही अच्छा है, हम मुलाजमों का बहुत ख्याल रखता है। इसके गांव से वनी का रस्म खत्म हो गया है। औरतों की बहुत इज्जत करता है। अरहाम लाला के होते हुए किसी औरत की तरफ बुरी निगाह करके नहीं देख सकता। दरख्शां की इस बात पर वो फिर से चौंकी थी। यहाँ सभी बहुत अच्छे थे, दाजी भी बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल अरहाम लाला की तरह है। दरख्शां को शायद बोलने का शौक था। इसने थोड़ी ही देर में इसे पूरे घर वालों की मुकम्मल तफसील फराहम कर दी थी। वो बहुत हैरान थी ये सब सुनकर। बहारे का डॉक्टर होने का सुनकर भी हैरान हुई थी। दरख्शां हवेली की शान में कसीदे अभी भी जारी रखे हुए थी। मर्दान खाने में कोई जुर्गे का फैसला होने वाला था। इसका फैसला भी अरहाम लाला ने करना था। सब गांव
वाला इन पर पूरा एतमाद करता है। अरहाम लाला बहुत अच्छा है, तुम नरम दिल, बहुत नरम दिल नहीं है जितना वो अपने घर वालों के लिए मिजाज, वो औरत पर भी कभी चिल्लाता अच्छा है, मगर इतना ही वो बाहर के दुश्मनों के लिए वो जालिम भी है। अल्लाह हर लड़की को अरहाम लैला जैसा शौहर अता फरमाए। तलक्षा की बात पर इसने जेरे लब आमीन कहा। परी-गुल भाभी तो बहुत खुशकिस्मत है। इससे पहले वो मजीद बोलती इसे बाहर से पुकार पड़ी थी। वो जल्दी से चली गई। वो आहिस्ते से बैठ के जाने बढ़ती इसे टेक लगा गई। आखिर इसका मुकद्दर क्या था, इसका ठिकाना क्या था? वो इतने दिन रह सकती है, इसके बाद क्या होगा? यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ जाएगी? इसने अपने दुखते सर को दबाया। वो बेडशीट के क्राउन के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे हुई थी कि दरवाजा धाड़ से खुला। इसने आंखें खोलकर देखा, सामने एक लड़की खड़ी इसे खूंखार नजरों से घूर रही थी। परी-गुल ने आगे बढ़कर इसे बाजू से दबोचकर बेड से खींचा। वो इस अचानक अफ्ताद के लिए तैयार न थी। वो बेड से घसीटती हुई उठी थी। कौन हो तुम, खान की, और यहाँ पर क्या कर रही हो? परी-गुल इसका बेतहाशा हुस्न देखकर जलकर राख हुई थी। इसके पूरे जिस्म पर अरहाम का कोट देखकर वह सुलग उठी, मगर खुद पर बहुत हद तक काबू पाया। एक तो यहाँ की मेहमान थी, दूसरा अरहाम खान के साथ आई थी। अरहाम को अगर ये सब पता चल जाता तो वह बहुत बुरा पेश आता। वह एक हद तक नरम मिजाज था, मगर जब गुस्सा आता तो बहुत खतरनाक होता था। अमीना खानम ने इसे बताया कि लड़की काफी मजबूर है, इसलिए वो इसे यहाँ पर लाया है। वो तो लड़की का सुनकर ही पागल हो गई थी, मगर ये तो बेतहाशा हसीन भी थी। पहली बार परी-गुल का दिल खौफ से धड़का था, मगर वो खुद पर काबू पा गई थी। वरना परी-गुल का बस नहीं चल रहा था इसे यहाँ से निकाल कर बाहर कर दे। तुम खान के साथ आई हो क्या? क्या लगता है तुम खान का? ये कोट क्या कर रहा है तुम्हारे बदन पर? खानम बी ने कहा कि तुम बहुत मजबूर है, मगर तुम हमको कहीं से मजबूर नहीं लगता। देखो, हम तुमको सीधी तरह बता दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। परी-गुल ने गहरी सांस लेते काफी तहम्मुल से पूछा। मैं अरहाम की मंगेतर हूँ और वो मुझे यहाँ शादी के लिए लाया है। इसका ये कोट इसलिए मेरे बदन पर है क्योंकि कल रात वो मेरे साथ होटल में कमरे में था। वो कहना तो ऐसा ही कुछ चाहती थी, मगर इसे इस वक्त खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है। इसके लब हिल रहे थे, वो अपने लफ्जों को सुनने खुद बेयकीन थी। दरक्षा का कहा हुआ जुमला इसके समातों में गूंज रहा था। अरहाम जैसा शौहर किस्मत वालों को मिलता है। परी-गुल पर सख्ता तारी हुआ। वो बेयकीनी से फटी फटी निगाहों से इसे देख रही थी। तुम क्या कह रहा है? तुम होश में तो हो? परी-गुल ने की आंखों में आंसू ठहरे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, इसने नजरें चुराते हुए कहा। झूठ बोलने के लिए इसके चेहरे पर एतमाद होता था, मगर किसी के किरदार पर कीचड़ उछालने के लिए वो एतमाद कहाँ से लाती? अगले ही लम्हे परी-गुल के चेहरे पर गज़ब व गज़ब नमूदार हुए। वो इसे बाजू से दबोचती बाहर की जानिब बढ़ी। निकलो इधर से, हमारा हवेली से। वो इसे घसीटते हुए बाहर लाई तो मजीद डर गई थी। वो यहाँ से कहाँ जाएगी? देखो, मुझे इस हवेली से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? अरहाम मुझे यहाँ निकाह के लिए लाया है, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, मैं कहाँ जाऊंगी? डर और खौफ से इसने अपने झूठ पर कायम रहना पड़ा। अरहाम से निकाह की सूरत में वो यहाँ रह सकती थी, वो यहाँ किसी सूरत जाना नहीं चाहती थी। अमीना खानम, रोजीना खानम शोर सुनते लॉन्ज में भागे हुए आए। परी-गुल, तुम होश में तो है? ये कैसा सलूक कर रहा है घर आए मेहमान के साथ? अमीना खानम ने परी-गुल को देखते गुस्से से कहा। मेहमान नहीं है ये इस हवेली का, मालकिन बनने आया है। परी-गुल चीखी थी। परी-गुल, कुछ तो शर्म करो और लिहाज करो। मर्दान खाना में जिरगा का फैसला हो रहा है। घर में अभी तक शादी का मेहमान है, पूरी बरादरी है यहाँ पर। तुम गला फाड़ कर चीख रहा है। उन्होंने नागवारी से टोकते हुए इसके हाथ से इश्क का हाथ छुड़वाया। जिरगा का फैसला हो रहा है, अब इस बात का फैसला भी जिरगे में होगा। परी-गुल ने कहर भरी नजरों से अपने सामने खड़ी लड़की को घूरा, जो अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ करते अब काफी पुरएतमाद थी, या फिर नजर आने की कोशिश कर रही थी। अंदर से तो इसका पूरा वजूद आंधियों की जद में था। परी-गुल इसका हाथ पकड़े मर्दान खाना की तरफ बढ़ी। अमीना खानम और रोजीना खानम इसे पुकारती रह गई, मगर परी-गुल सुनी अनसुनी करते आगे बढ़ गई। मर्दान खाना में परी-गुल को देखकर दाजी अरबत खान, दरीद खान सब अपनी अपनी नश्तों से खड़े हुए। इस वक्त मर्दान खाना में मर्दों से भरा पड़ा था, मगर अरहाम खानजादा इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं था।
परी गुल बड़ी सी चादर में मौजूद थी मगर पर्दे में न थी। इसका मुंह ढका हुआ नहीं था और इसका यहाँ आना भी ताज्जुब का हिस्सा। इसे पता था कि यहाँ जिरगे का फैसला होने वाला है। वो मुंह उठाकर चली आई। इसके साथ एक लड़की को देखकर सब भी हैरान हुए थे। वो जो घबराई हुई सुर्ख चेहरे के साथ काफी बदहवास सी लड़की थी। इसके बदन की लर्जाहट बखूबी देखी जा सकती थी। परीगुल ने अब अपनी चादर से नकाब करते अपना चेहरा छुपाया। ये सब सुनकर इसके अंदर तंदूर तेज भांबड़ दहक उठे थे। वो गम और गुस्से से पागल हुई थी, इसलिए वो गुस्से से पागल होते बिना सोचे समझे यहाँ पर आ गई। यहाँ पर क्या कर रहा है तुम? दाजी ने अरबत खान और दीदार खान को इशारे से काफी तहम्मुल से पूछा था। दाजी, आप यहाँ जिरगे का फैसला हो रहा है तो इस लड़की का फैसला भी आज होगा। खान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हम खान को माफ नहीं करेगा, कभी भी माफ नहीं करेगा। ये लड़की कह रहा है ये खान का मंगेतर है। खान ने इसके साथ होटल में इस लड़की को अभी से इसी वक्त धक्के देकर हवेली से निकालो, परीगुल गम और गुस्से से बोली थी। परीगुल ने दाजी का एहतराम करते अब की बार नस्बतन अपनी आवाज आहिस्ता रखी थी। परीगुल की बात पर पूरे जिरगे में बैठे हुए लोगों ने जे मगोइयां शुरू कर दी थी। परीगुल इश्क के बेतहाशा हुस्न से काफी डर गई थी। इसे पूरा यकीन हुआ चला था कि अरहाम इसे निकाह करने के लिए लाया है। जिरगे में इसके भाई और वालिद भी थे, इसलिए वो धड़ल्ले से वहां पहुंच गई थी। वो गम और गुस्से और हसद से पागल होते अरहाम को सजा दिलवाना चाहती थी और अब अरहाम को माफ करने का इरादा नहीं रखती थी, ना ही अपने सामने खड़ी लड़की को। परीगुल के भाई और घर वाले अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। ये क्या कह रहा है परीगुल? दाजी शाह नवाज चीखा। अरबत खान दरीद खान अपनी मुठियां भींच गए। पूरे जिरगे में इनका तमाशा बन चुका था। इन्हें अरहाम से ज्यादा परीगुल पर गुस्सा आया था। इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। दाजी के इशारे पर मर्दान खाना खाली करवाया गया। परीगुल अपना मुंह चादर से छुपाए बेआवाज रोने लगी। हम तुमको कभी माफ नहीं करेगा खान। इस बेवफाई की सजा अभी तो बहुत बड़ा है। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ के मर्दों की तरह चुप कर शादी कर लेगा और हम खामोशी से सौकन बर्दाश्त करेगा? आज जिरगे में पूरे गांव के सामने तुम्हें सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। सबको पता चल गया तुमने जिना किया है, जिनाकार है तुम। अब ये देखता तुम अपनी शादी कैसे मनाता। परीगुल दिल ही दिल में अरहाम खानजादा से मुखातिब थी। इश्क तो अब सही मायनों में परेशान हुई थी। सबके चेहरे गुस्से और गैसो गजब से सुर्ख थे। जिसे सब दाजी कह रहे थे वो काफी गुस्से में लग रहे थे। इसने तो यही सोचा था कि वो अरहाम के बीच का ताल्लुक सुनकर दाजी इसकी बात सुनने अरहाम का निकाह इससे कर देंगे। तरक्षा से भी यही बताया था कि दाजी औरत की बात को अहमियत देते हैं। इसे लगा था वक्ती तौर पर सब गुस्सा होंगे, मगर इसका निकाह अरहाम खानजादा से जरूर किया जाएगा। बाद में वो अरहाम खानजादा के कदमों में गिरकर माफी मांग लेगी। इसे अरहाम खानजादा जैसा मजबूत इंसान मिल जाएगा। वो एक मजबूत साहिबान ऐसा ही कुछ लगा था। इसीलिए वो बिना सोचे समझे या फिर सोच समझकर सब कुछ कर चुकी थी। मगर इसे ये नहीं पता था कि इसे यहाँ जिरगे में मर्दों के सामने ले आया जाएगा। वो ये लड़की कौन है? इसका अरहाम से क्या ताल्लुक है? इसका दिमाग बिल्कुल मफलूज हो चुका था। वो अपनी समझ के मुताबिक ये सब कुछ कर चुकी थी, मगर अब वो बकायदा कांप रही थी। इसे सच में खुद नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रही है या फिर इसने क्या किया है। दाजी अब इसकी तरफ बढ़े थे। बच्चा, ये परीगुल जो कह रहा है ये सच है क्या? दाजी ने इसके सर पर हाथ रखा तो वो ज़ारों की तरह रोने लगी थी। बच्चा, तुम घबराओ मत। अगर अरहाम तुम्हें निकाह करने के लिए लाया है तो हम खुद तुम्हारा निकाह अरहाम से करवाएगा। दाजी की बात पर परीगुल ने बेयकीनी से इन्हें देखा था। शाहनवाज, दिलनवाज और बरकत खान का भी यही हाल था। इश्क ने रोते हुए इस बात में सर हिलाया तो दाजी का सर थप करके रह गए थे। इसका दिमाग अब बिल्कुल काम छोड़ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता इसके कदम भी इसके जिस्म का साथ छोड़ रहे थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है। शायद वो अपनी मौत के बहुत करीब थी। इसने सबके चेहरों को देखते हुए सोचा, दाजी ये क्या कह रहा है? भूलो मत, फरिश्ते हमारा बीवी है। शाहनवाज गुस्से से गरजा था। अरहाम खानजादा जो मर्दान खाना में दाखिल हो रहा था, शाहनवाज के चीखने पर अपनी मुठ्ठियां गुस्से से भींच लिया। इसका सुर्ख अश्तवाल जर चेहरा इस बात का गुमास था। इस मर्दान खाने में होने वाले वाक़े की इत्तला मिल चुकी है, मगर इसे यकीन नहीं आ रहा था परीगुल इस तरह जिरगे के दरमियान यहाँ चली आई है। परीगुल को वहां देखकर अरहाम खानजादा ने कहरबार नजरों से इसे घूरा।
क्या खान क्या देख रहा है हमें? तुमको जरा शर्म ना आया इस लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हुए? तुम शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है। परीगुल अरहाम खानजादा का गिरबान पकड़ते चीखी थी। इश्क ने परीगुल की बात पर फटी फटी आंखों से अरहाम खानजादा को देखा। वो शादीशुदा है और एक बच्ची का बाप है, इसे ये नहीं मालूम था। अरहाम खानजादा की लहू उतरी नजरें आंखें देखकर इसका खून रगों में मुजम्मद हुआ। वो अपनी सुर्ख होती आंखें इस पर गाड़े हुए था। इसी लम्हे वो अपने हवास खोते जमीन बोस हुई थी। मर्दान खाना में इस वक्त दाजी दरीद खान, अरबल खान, परीगुल के वालिद बरकत खान, परीगुल के दोनों भाई शाहनवाज, दिलनवाज सोफों पर थे और चेहरों के साथ तने हुए चेहरों के साथ बैठे थे। परीगुल और फरिश्ते अभी इधर ही मौजूद थी। फरिश्ते को शाहनवाज ने बुलवाया था। वो फरिश्ते के जरिए अरहाम खानजादा को जेर करना चाहता था। अरहाम खान सोफे पर बैठा अपनी मुठियां सख्ती से भींचे हुए था। रंगो गैस गजब से सूख पड़ रहा था। इसे कल रात अंदाजा नहीं था कि वो इस लड़के पर रहम खाकर अपनी जिंदगी को मुश्किल में डाल देगा। इसे अंदाजा हो चुका था कि एक बदतरीन गलती हो चुकी है, जिसका खमियाजा अब इसे यूं भुगतना पड़ रहा था। कल तक जो लोग इसे देखकर आंखें झुका लेते थे, आज वो इसे खड़े कटहरे में खड़ा किए हुए थे। अगर इसे जरा भी अंदाजा होता वो लड़की झूठी होने के साथ साथ मक्कार भी है, तो वो इसकी झूठी मक्कार लड़की को वहीं सड़क पर छोड़ आता, बल्कि इसी सड़क पर इसका गला दबा देता। अरहाम खानजादा इसका चेहरा दबाते अपने जबड़े बुरी तरह भींच गया था। वो अपने इलाके अपनी बरदारी में बदनाम हो चुका था, बिरादरी में बदनाम हो चुका था। यहाँ तक अपने घर वालों की नजरों में वो चाह कर भी वो एतबार ढूंढ नहीं पाया था, वो जो सब इस पर दिखाना चाहते थे। इस लड़की की खूबसूरती इसके कैरेक्टर पर सवालिया निशान खड़ा कर चुकी थी। अरहाम खानजादा को इसके हसीन चेहरे से कराहियत महसूस हुई थी। दाजी अरबत खान, दरीद खान इससे सख्त नाराज थे। कोई भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि इसकी बीवी ने भी इस पर एतबार नहीं किया। अगर परीगुल जिरगे में ना आती तो ये मामला कभी इतना पेचीदा ना होता। परीगुल कमरे में आकर इसका गिरेबान पकड़कर चीखती चिल्लाती तो वह इसे पूरा यकीन दिलाता, मगर वो तो पूरे गांव के सामने चली आई। अरहाम ने सुर्ख आंखों से परीगुल को देखा, जो सपाट चेहरा लिए सबके दरमियान खड़ी थी। अरहाम खान की नजर फरिश्ते पर पड़ी, जो अपनी हिचकियां रोके बमुश्किल ही खड़ी थी। शाहनवाज अपनी मूंछों को बल देते हुए अपनी खूंखार नजरें फरिश्ते पर गाड़े हुए था। आज वो बिना किसी का लिहाज किए जिन नजरों से फरिश्ते को देख रहा था, अरहाम खानजादा का दिल कर रहा था शाहनवाज की आंखें निकाल ले। यहाँ फरिश्ते मौजूद होने का सबब वो सब समझ रहा था। वो इसकी नजरें झुकाना चाहती थी, इसे जेर करना चाहते थे। अरहाम ये शादी कभी नहीं करेगा, फैसला हो चुका है। बरकत खान की सर्द आवाज गूंजी थी। मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता। अरहाम ने अपने इश्तियाल पर काबू पाते तहम्मुल से बोला, बस कर दो खान, ये तमाशा करने की, ये साबित करने की कि तुम बहुत नेक हो। तुम इस लड़की के साथ रात गुजार चुका है, बल्कि कितनी ही रातें गुजार कर अपना मुंह काला कर चुका है। अब सबके सामने अच्छा बनने को कह रहा है तुम, ये शादी नहीं करेगा। यकीनन अब इसे शहर में रखना चाहता था। तुम ये सिर्फ अपनी मनहूस बहन को बचाने के लिए कर रहा है, ताकि शाहनवाज फरिश्ते को तलाक न दे। परी गुल फुंकारी थी, गुल अपनी जुबान को काबू में रखो। अब अगर तुमने एक बार और मुझ पर इल्जाम लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे फरिश्ते की धमकी मत देना, समझी? तुम अरहाम अपनी जगह से खड़ा हुआ चीखा था। परीगुल की जहर उगलती जुबान से वो मजीद जहर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। परिसे इसकी कमजोरी थी। परीगुल इसकी मोहब्बत जरूर थी, मगर कमजोरी कभी नहीं रही। वो इसकी बर्दाश्त को भी शायद कमजोरी समझ रही थी। सभी अपनी अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। मेरा बहन पर चीखने की जरूरत नहीं है, जो तुमने किया है इसके बाद तुम्हारा यूं चिल्लाना नहीं बनता। शाहनवाज फरिश्ते को गजबनाक निगाहों से घूरते हुए आवाज में बोला, मेरा इस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो झूठ बोल रही है। अरहाम खानजादे ने वक्त और हालात की नाजुकी देखकर खुद पर इश्तिहाल पर काबू पाया। वो अपनी जगह से अपनी बहन के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता था। फिर इसे परिसे का भी बहुत ख्याल आया था। वो छोटी मकार लड़की इसके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती थी, जिसकी वजह से वो अपने इतने अहम रिश्तों को दुख दे। हमारा माथे पर बेवकूफ लिखा है, तुम हमारे बात पर यकीन करेगा? इस लड़की को तुम शहर से यहाँ लाया है, वो लड़की खुद कह रहा है तुम इसके साथ रात गुजार चुका है, और ये देखा हमने वो कितना खूबसूरत है। औरत की खूबसूरती के आगे आगे बड़े सुरमार सुरमा घुटने टेक देता है। तो तुम क्या चीज है? शाहनवाज
ارحام کی نرمی دیکھ کر اس پر حاوی ہوتا کافی طنزیہ آواز میں بولا، ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھتے ہو شاہ نواز۔ ارحام نے شاہ نواز کو گھورتے ہوئے اس پر گہری طنز کیا، ہمارا بھائی تم سے اچھا ہے خان، تم ہم سے جھوٹی محبت جتاتا تھا، وہ اپنی بیوی سے جھوٹی محبت جتا کر بے وفائی کی مار نہیں مارتا جیسے تم نے آج ماری۔ پری گل سرخ ہوتی آنکھوں سے ارحام کے قریب جا کر بولی۔ ارحام پری گل کی بات پر طنزیہ مسکرایا۔ گل تمہیں کیا لگتا ہے میں شہر رہتا ہوں، مجھے یہاں کی خبر نہیں؟ شاہ نواز کتنا اچھا ہے یا نہیں مجھے اچھی طرح تم جانتی ہو۔ شاہ نواز تو اپنے گھر کی ملازموں کو نہیں چھوڑتا، اس کے لیے تو صرف عورت ہونی چاہیے، خوبصورت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارحام طنزیہ مسکرایا تھا۔ ارحام کی بات پر پری گل نے نظریں جھکا لی تھی، وہ سب جانتی تھی مگر ہمیشہ فرشتے کو ہی صبر کرنے کو کہتی تھی، الٹا اسے بانجھ ہونے کا تانا دے کر خاموش کروا دیتی تھی۔ ارحام کی بات سنتے فرشتے کے لبوں سے سسکیاں برآمد ہوئی تھی، وہ یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہ سب جانتی ہو مگر چپ رہا صرف اپنی بہن اور پریزے کی وجہ سے اور تم سے محبت کی وجہ سے۔ جانتا تھا تم کبھی اس بات کو نہیں مانو گی، الٹا مجھے غلط کہو گی۔ میں غلط تھا، میری نرمی کی وجہ سے تم آج اتنی شیرنی ہو گئی ہو کہ آج تمہارے ہاتھ میں میرے گریبان تک آ گئے۔ ارحام کی بات پر مردان خانے میں سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ برکت خان اپنے بیٹوں کی حرکتوں سے واقف تھے، وہ آج اس تماشے پر خوش بھی نہیں تھے۔ انہیں پری گل کے جرگے کے درمیان آنے پر بھی کافی غصہ تھا۔ وہ شاہ نواز کو بھی جانتے تھے وہ فرشتے کے دم پر اکڑ رہا ہے، جو بھی تھا وہ خود اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ناانصافی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ انہیں اب پری گل کے بارے میں کے باپ ہونے کی حیثیت سے ارحام کی دوسری شادی کو روکنا ہی تھا۔ وہ کسی بھی صورت ارحام پر دباؤ ڈال کر یہ شادی کو روکنا چاہتے تھے۔ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر ارحام نے دوسری شادی کر لی تو پری گل اور شاہ نواز فرشتے کو بھی کسی صورت خوش نہیں رہنے دیں گے۔ سمیع اور درید خان بھی فی الوقت خاموش تھے۔ ارحام خان انہیں بولنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ ان کے نزدیک ارحام خان زادہ نے شادی کرنی تھی تو کرتا، اس کے بغیر نکاح کے اس لڑکی کے راتیں گزارنا یا پھر نکاح کے بغیر حویلی لانے کا کیا ضرورت تھی؟ خان تم بات کو مت بدلو، تم نے ہمارا ساتھ بے وفائی کی ہے، تم اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ پری گل چیختی تھی، گل نہیں کروں گا، تمہاری قسم کھاتا ہوں، پریزے کی قسم کھاتا ہوں، اس سے شادی تو دور کی بات ہے میں اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گا۔ ارحام نے گہرا سانس لیتے مفاہمت سے کہا، وہ بڑی مشکل سے خود پر اشتعال سے قابو پا رہا تھا۔ آج وجہ اس کی بیٹی اور بہن تھی، بیوی تو شاید اس کی رہی نہیں تھی، ابھی بھی وہ اس پر یقین نہیں کر رہی تھی بلکہ آنکھوں میں نفرت لیے کھڑی چیخ رہی تھی۔ ارحام خان زادہ وہ پاگل سمجھ رہا تھا، کہے ہم کو کیا، تم جھوٹی قسمیں کھائے گا، ہم سب یقین کر لے گا۔ اگر ایسی بات ہے تو لڑکی کی ابھی اسی وقت کسی سے بھی شادی کرواؤ تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ اس کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ برکت خان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ بس برکت خان، تمہارا ہمت بھی کیسے ہوا یہ بات کرنے کا؟ وہ عورت ہے، کوئی بے جان چیز یا بھیڑ بکری نہیں کہ تم لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہم اس کا نکاح کسی سے بھی کر دے۔ وہ بچی اب ہمارا پناہ میں ہے، اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا۔ داجی اپنا ہاتھ اٹھاتے گرجے تھے، اگر ایسی بات ہے تو داجی ہم فرشتے کو طلاق دے دے گا۔ شاہ نواز نے دھمکاتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ آخر ان کی بانجھ بیٹی کو ہی وہ صرف برداشت کر سکتا تھا، اس بانجھ کو برداشت کرنے کی صورت میں ارحام کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ وہ آج ارحام خانزادہ کو جھکانے ہی آیا تھا، اس سے اس کی سرداری چھین کر تم ہمارے سامنے ایسا بات کرتے ہو تمہارا منہ توڑ دے گا۔ فرشتے ہمارا بچی ہے، لاوارث نہیں جسے تم یوں چھوڑ دے گا۔ تم نے ایسا سوچا بھی؟ وعدہ ہے تمہیں آج زندہ سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ اربت خان نے آگے بڑھتے شاہ نواز کا گریبان پکڑا تھا۔ داجی اور برکت خان نے آگے بڑھ کر اربت خان کے ہاتھوں شاہ نواز کا گریبان چھڑوایا۔ ارحام خان یہ سب کچھ دیکھتا غصے سے مردان خانے سے نکلتا زنان خانے کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری قدموں کا رخ مہمان خانے کی طرف تھا۔ امینہ خانم اور روزینہ خانم ارحام کو تیش و اشتعال میں مہمان خانے کی طرف بڑھتے دیکھ کر پیچھے رہ گئی۔ ارحام بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ وہ لڑکی کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کو بہت تیز بخار ہے، وہ بیچارہ بخار میں پھک رہا ہے، امینہ خانم نے دہکتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ ارحام خانزادہ کا رنگ غصے اور اشتعال سے لہو چھلکا رہا تھا۔ مردان خانے کی ساری گفتگو وہ سن چکی تھی۔ ارحام سب کی باتوں کو اگنور کرتا دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر ہوا تو عشق بیڈ پر لیٹی اٹھ کر بیٹھی تھی، سہم کر ارحام خانزادہ کو دیکھنے لگی جو خونخوار آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنا رات کو اس کے ساتھ تحفظ محسوس کر رہی تھی آج اتنی ہی
दहशत खा रही थी। वो जितना कल रात इसके लिए नरम था, आज वो इतना इसके लिए गजबनाक था। इश्क और हाम खानजादा से खौफ महसूस हो रहा था, बेतहाशा खौफ महसूस हुआ। वो अब यहाँ से जाना चाहती थी, हर हाल में जाना चाहती थी। इसका नन्हा सा दिल खौफ के मारे कांप रहा था। अब ये हवेली इसके गहर गहरा कुआं साबित हो रही थी। वो बेड क्राउन के साथ टेक लगाए अरहाम को देख रही थी। इसने ऐसी आंखें नहीं देखी थी। इसने तो कभी किसी की ऊंची आवाज भी नहीं सुनी थी। आज जिंदगी ने इसे क्या क्या रूप दिखाया था। वो कर्व से अपनी आंखें मीच गई। इसने अभी तक अरहाम का कोट पहना हुआ था। वो कोट खुद पे लपेटे खौफ से सिसक रही थी। अरहाम के आगे बढ़ते इसकी कलाई से पकड़कर इसे खींचा तो वह बेड से नीचे आ गिरी थी। जमीन पर ऊंधे मुंह गिरते ही इसका रुख पलटकर अरहाम को देखा, जो चट्टानों की सख्ती लिए इसके देख रहा था। इश्क का पूरा बदन लरज रहा था, असाब साख्त हो गए थे। अमीना खानम ने अरहाम को रोकना चाहा, मगर इसके हाथ के इशारे से इन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। खबरदार, मोरे कोई बीच में आया तो, वरना आज मैं सारे लिहाज भूल कर जाऊंगा। अरहाम खानजादा की सर दहशतनाक गूंजी तो इश्क की सांसें सीने में अटक गई थी। अमीना खानम दहल कर वहीं रुक गई थी। अरहाम को गुस्सा बहुत कम आता था। जब आता था तो इसे ज्यादा बेरहम कोई नहीं होता था। इन्हें इस मासूम सी मलकूती हुस्न रखने वाली लड़की पर गुस्से के साथ साथ तरस भी आ रहा था। अमीना खानम को अरहाम पर पूरा यकीन था। वो इन्हें खुद इस लड़की पर बहुत गुस्सा था, मगर इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। ना चाहते हुए भी इन्हें इस पर रहम आ गया। अरहाम इसके पास पंजों के बल बैठा वो कसकते हुए पीछे को होती इसे फटी फटी निगाहों से देखने लगी। क्यों किया तुमने ऐसा? अरहाम चीखा था। वो मुंह पर हाथ रखकर अब सिसक उठी थी। इसे अरहाम से इतना खौफ महसूस हो रहा था कि इसकी जुबान तालू के साथ जैसे चिपक गई थी। अरहाम खानजादा ने इसके करीब होते इसके बालों को पकड़कर अपनी मुट्ठी से दबोचते इसकी गर्दन को झटका दिया तो इश्क की चीखे तक इसके मुंह में दब गई। वो इतनी खौफजदा थी कि चीख भी न सकी। अमीना खानम ने दिल पर हाथ रखा था। ये क्या कर रहा है तुम? एक औरत पर हाथ उठा रहा है। अमीना खानम ने सदमे की कैफियत में कहा। इन्हें अरहाम की से इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये औरत नहीं है, औरत के नाम पे धब्बा है। अरहाम इसे देखता नफरत से पुकारा था। वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। अरहाम ने इसे बाजू से पकड़कर सीधा खड़ा किया। वो लरसती अरहाम के साथ सामने खड़ी थी। शिकनजदा लिबास, बदन पर अरहाम का कोट बिखरे, बाल बुखार की हिद्दत में सुर्ख चेहरा, गुलाबी होती आंखें, वो सुर्ख या कोबी लब जो बुरी तरह लरज रहे थे। अमीना खानम ने इस दहकते रूप से नजरें चुराई थी। पता नहीं ऐसे क्या मजबूरी थी जो जिस लड़की ने ऐसा क्या किया, अमीना खानम सोच कर रह गई। अरहाम से इसे बाजू से पकड़ते मर्दान खाने की तरफ बढ़ा। इसकी सख्त उंगलियां इसके बाजू में गड़ी जा रही थी। वो सिर्फ अरहाम के साथ घसटती जा रही थी और खौफ से थर थर कांप रही थी। अरहाम ने मर्दान खाने में दाखिल होते ही इसे जमीन पर फेंका तो वो सबके कदमों में जा गिरी। दादी, आप इसकी किसी से भी शादी करवा दे और इसे यहाँ से चलता करे। अरहाम गुस्से से चीखा। इश्क जमीन पर ऊंधे मुंह गिरती सिसक उठी थी। इतनी जिल्लत इसने आज तक महसूस नहीं की थी जितनी इसे महसूस हो रही थी। इतने मर्दों के दरमियान इनके कदमों की धूल बनी हुई थी। जैसे इसकी हिम्मत नहीं थी अपने सहारे उठ सकती। अरहाम, ये क्या तरीका है? दादी गुस्से से गरजते थे। अरबत खान ने अरहाम को गुस्सीली नजरों से देखते हुए इश्क को जमीन से उठाकर खड़ा किया था। वो अरबत खान को सहारे से उठती कांपती खड़ी थी। अरबत खान ने इसके सर पर हाथ रखा था। वह एक औरत थी। अरहाम का ये सलूक इन्हें बहुत नागवार गुजरा था। वो अपनी गलती छुपाने को अब इस लड़की के साथ ये सलूक कर रहा था। इन्हें अपने भतीजे पर यकीन नहीं आ रहा था, जो पहले इस्लामाबाद की अयाशी करता था। वो अब अपनी बहन और बच्ची की वजह से ये ड्रामा कर रहा था। सबके साथ अरबत को भी अरहाम पर यकीन नहीं था। इसके वजूद पर इसका कोट इश्क की बेगुनाही साबित कर रहा था। अगर अरहाम को जरा भी अंदाजा होता कि इश्क के वजूद पर इसका कोट सबकी नजरों को मशकूक बना चुका है, तो वो इश्क के बदन पर अपना कोट कब से उतार कर फेंक चुका होता। शाहनवाज ने इश्क को गहरी निगाहों से देखते अपने घनी मूंछों पर हाथ फेरा। इसका इश्क पर दिल आ चुका था। इतना मुकम्मल और डरा सहमा हुस्न कहाँ देखा था। दाजी, अगर आप सब चाहता है कि सब ठीक हो जाए, अरहाम लाला इस लड़की के साथ अपना ताल्लुक से इनकार कर रहा है, तो हम इस लड़की के साथ निकाह करने को तैयार है। फरिश्ते बांझ है, ये बात सब जानता है। हमारा दूसरी शादी करना जायज है। इस लड़की से हम निकाह करेगा और फरिश्ते को भी हम सराखों पर बिठाएगा। इस लड़की ने हमें औलाद मिल जाएगा और फरिश्ते को माँ बनने का सुख।
शाह नवाज इश्क को गहरी नजरों से देखता हुआ बोला। शाहनवाज की बात पर इश्क ने खौफजदा होते शाहनवाज को देखा, जिसकी घनी मूछें और सख्त किस्म का चेहरा देखकर वो घबरा गई थी। सबसे बढ़कर वो इसे जिन नजरों से देख रहा था, इश्क ने अरहाम के कोट को दोनों हाथों में जकड़े अच्छी तरह खुद को लपेटना था। दाजी ने इसकी बात पर अपना गुस्सा मुश्किल से ही जब्त किया। शाहनवाज खान, ये लड़की अब हमारा जिम्मेदारी है। अगर इसका अरहाम के साथ निकाह नहीं होगा तो किसी के साथ भी नहीं होगा, दादी गरजदार आवाज के साथ बोले। दादी, अपनी पोती पर बात आया, कैसे आपको तकलीफ हुआ? शाहनवाज का हक है वो दूसरी शादी करना। इसको इस लड़की को लगता है शादीशुदा मर्द पसंद है। खान से निकाह करने पर यहाँ तक आ सकता है तो शाहनवाज में क्या बुराई है? या फिर दादी, आप इस लड़की को इधर रखकर खान की रखेल बनाना चाहते हैं? परी गुल के बात पर सबके रंग सुर्ख पड़े थे। समीउल्लाह खान, अरबत खान, दरीद खान को एक बात का यकीन हुआ था कि अरहाम ने परी गुल को बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है। इसे परी गुल जैसी औरत के लगामें खींच कर रखने की जरूरत थी। इसी लम्हे कमरे में भारी थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। परी गुल लड़खड़ाते हुए सोफे पर जा गिरी। वो गाल पर हाथ रखे नम आंखों से बेयकीनी से अरहाम को देख रही थी। अरहाम! शाहनवाज गुस्से से चीखा था। इश्क की हालत पर इसे फिर से खराब हो चुकी थी। वो शदीद कांप रही थी। अरबत ने दरख्शां को जनान खाना में बुलवाकर इश्क को वहां से ले जाने को कहा। आवाज नीचे, वरना तुम्हारा हलक में हाथ डालकर खींच लूंगा। भूलो मत, तुम मेरी हवेली, मेरी जमीन पर खड़े हो, वरना तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। मेरे सामने भी खड़ी होनी तुम्हारी औकात नहीं है। जानते होगे तुम मेरी पावर को। तुम मेरी बहन के शोहर हो, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लेता। अरहाम गुस्से से गरजा तो जनान खाने में भी अरहाम की गरज गूंजी थी। दरख्शां के सहारे पर मेहमान खाने की तरफ जाती इश्क एक बार फिर से जमीन बोस हुई थी। इसे अपने हवास खो बैठी थी। शाहनवाज का चेहरा तौहीन व एहसास से सुर्ख पड़ा था। इसकी हवेली में हमेशा इज्जत होती थी। दादी सब फरिश्ते की वजह से इसकी बहुत इज्जत करते थे। आज इसके सामने इसकी बहन पर हाथ उठाया और इस पर अरहाम ऐसे चिल्लाया तो वो तौहीन और खजालत के मारे अपनी मुट्ठियां भींच गया। कुछ समझ ना आया तो अरहाम की तरफ बढ़ते इसका गिरेबान दबोच गया। अरहाम ने अपना गिरेबान छुड़वाते शाहनवाज को एक मुक्का जड़ दिया। शाहनवाज के नाक से बलबल खून बहना शुरू हो चुका था। समीउल्लाह और बरकत खान इन दोनों के बीच आए थे। दाजी के एहतराम में अरहाम खामोश होकर पीछे हो गया। शाहनवाज अपने नाक से खून साफ करते पीछे हुआ, मगर फरिश्ते पर अपनी गजबनाक निगाह डालना ना भूला। वो अरहाम खानजादा के हाथों ये बेइज्जती माफ करने का इरादा नहीं रखता था। अब फरिश्ते जैसी बांझ औरत किसी सूरत कबूल नहीं थी। मर्दान खाने का माहौल बहुत सर्द हो चुका था। समीउल्लाह खान और बरकत खान बहुत परेशान हो गए थे। वो लोग किसी भी सूरत में ये सब नहीं चाहते थे। समीउल्लाह खान की पोती फरिश्ते की जिंदगी का सवाल था, वो और बरकत खान की बेटी परीगुल की जिंदगी का सवाल था। अब हाथों से निकलती जा रही थी। परीगुल अरहाम खान की तरफ बढ़ी। तुमने अच्छा नहीं किया। इस लड़की के लिए हमको और हमारा लाला पर हाथ उठाकर इसका हिसाब देना पड़ेगा। परीगुल की बात पर अरहाम के करीब हुआ था। मैं कबूल करता हूँ, मैं इस लड़की को यहाँ निकाह करने के लिए लाया हूँ और अब मैं तुम्हारी नजरों के सामने इससे शादी भी करूंगा। करना है जो कर लो। अरहाम परीगुल को देखता गुस्से से गुर्राया। परीगुल अरहाम की बात पर गम और गुस्से से पागल हुई थी। ठीक है खान, तुमने शादी करना है तो पहले हमको तलाक दो। अगर तुम में गैरत है तो हमको तलाक दो खान। परीगुल की बात पर अरहाम का रंग अब गजबनाक हुआ था। अरहाम गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींचे हुए रुख पलट गया। परीगुल, यहाँ से जाओ, हम बात कर रहा है। बरकत खान गुस्से से बोला। मैं अपने होशो हवास में से फरिश्ते को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। शाहनवाज एक एक लफ्ज चबाता हुआ वहां से चला गया था। सब बेयकीनी से वहां पर खड़े थे। फरिश्ते फटी फटी आंखों से सबको देख रही थी। अमीना खानम फरिश्ते को वहां से ले गई थी। बरकत खान अरहाम खान की तरफ बढ़े थे। अरहाम बेटा, जो कुछ हुआ है वो सब नहीं होना चाहिए था। मैं इन सब के लिए माफी मांगता हूँ। मैं परीगुल को तलाक देता हूँ। मैं परीगुल को तलाक देता हूँ। अरहाम की सर्द आवाज गूंजी। परीगुल के कदम लड़खड़ाए थे। मर्दान खाने में अब कयामत सी बरपा थी। सब पत्थर बने खड़े थे। यकदम दिलनवाज ने अरहाम खानजादा पर फायर करने के लिए बंदूक उठाई थी। बरकत खान ने दिलनवाज से बंदूक लेकर दूर फेंक दी।
اور دلنواز وہاں سے چلے گئے تھے۔ پری گل پریزے کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ گھر کے مرد سب مردان خانے میں بیٹھے تھے۔ ارحام صوفے پر بیٹھا اپنی مٹھیاں بھیجے سرخ آنکھوں سے زمین کو گھور رہا تھا۔ وہ یکدم وہاں سے اٹھا تو داجی کی پکار پر رکا تھا۔ ارحام، تھوڑی دیر تک تمہارا اس بچی کے ساتھ نکاح ہے۔ داجی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سب کو سب حقیقت بتا چکا ہوں۔ میں اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ نے اس کی ذمہ داری لی ہے تو اس کا کسی کے ساتھ بھی نکاح کر کے یہاں سے چلتا کرے، کیونکہ وہ مجھے نظر آئے تو میں اسے گولی مار دوں گا۔ ارحام غصے سے گھرایا تھا۔ بس ارحام بس۔ داجی اپنے صوفے پر اٹھتے دہاڑے تھے۔ آج جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہارا قصور ہے۔ ایک لڑکی تم شہر سے لے آیا اور کہتا ہے وہ تمہارا منگیتر ہے۔ تم کہتا ہے ہم تم پر یقین کرے۔ وہ بچی ایسا کیوں بولے گا؟ تم نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا۔ داجی کی بات پر ارحام کی آنکھوں میں قہر لہرایا تھا۔ داجی آپ بھی؟ ارحام صرف اتنا ہی بول سکا تھا۔ ارحام، ہم کو تم پر یقین ہے، مگر آج جو کچھ گاؤں والوں کے سامنے ہوا اس کے بارے میں تم کیا کہے گا؟ اگر تم ہم پر یقین بھی کر لیتا ہے تو پورے گاؤں کو برادری کو کیسے یقین دلائے گا؟ ہم یہاں انصاف کرتا ہے مگر اپنے گھر آئی بچی کے ساتھ انصاف نہ کر سکا۔ تم کو یہ نکاح کرنا ہوگا ورنہ تم ہمارا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ داجی اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے۔ ارحام نے اپنی دکھتی کنپٹیاں دباتے ہوئے تیش و اشتعال سے دیوار پر مکہ مارا تھا۔ وہ سرخ لباس میں ریڈ نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کا نازک بدن کانپ رہا تھا۔ بغیر کسی میک اپ کے سادہ سوٹ میں وہ چودھری کا چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کی حالت بہت نازک ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے درخشاں اور روزینہ خانم نے زبردستی کھانا کھلا کر دوائی دی تھی۔ اس کی حالت سنبھلنے پر اسے لال جوڑا دیا تو اس نے روتے ہوئے اسے نکاح سے انکار کیا۔ وہ گھر کی عورتوں کے قدموں میں گر گئی تھی۔ اسے مضبوط صاحبان کی ضرورت تھی جو اسے تحفظ دیتا، مگر اسے احساس ہوا تھا کہ اب وہ کسی صورت میں تحفظ نہیں دے گا۔ جس سے اس کی سب کچھ چھین گیا وہ یقیناً اس کی جان لینے پر پل جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے یہ نکاح کرنا چاہتی تھی مگر اب وہ اس حویلی سے واپس جانا چاہتی تھی۔ اب اسے اگر پتا ہوتا کہ ارحام شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ ہے وہ کبھی یہ سب نہ کرتی۔ کل تک جو انسان اسے مہربان لگ رہا تھا آج وہ اسے سفاکی کی حد تک ظالم لگ رہا تھا۔ جب سے اس نے یہ سب کے سامنے قدموں میں پھینکا تھا اسے اپنا آپ بہت آرازاں لگا تھا۔ اسے جلاد روپ سے وہ ڈر گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا وہ تنہائی میں مار ڈالے گا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھٹ پھٹ کر رو دی۔ اسے درخشاں نے بتایا کہ آج 2 طلاقیں ہوئی ہیں صرف اس کی وجہ سے۔ امینہ خانم نے اسے بہت باتیں سنائی تھی کہ اس کی وجہ سے 2 طلاقیں ہو گئی۔ اب وہ کیا تماشا کرنا چاہتی ہے؟ اس نے تو معصوم بچی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے اب کچھ بھی نہیں کیا تو اسے جان سے مار دیا جائے گا۔ مجبوراً اس نے یہ جوڑا پہنا تھا۔ نکاح خواہ کے کمرے میں آنے کے بعد اس پر بڑی سی چادر ڈال دی گئی۔ 5 لاکھ حق مہر اور کے عوض ارحام سے نکاح میں دے دیا گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے سائن کیے، بہت مشکل سے قبول ہے کہ لفظ ادا کیے۔ ارحام خانزادہ، کیا آپ کو تمام گواہان کے موجودگی میں حور الولد سلطان احمد کو 5 لاکھ حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں لیتے ہیں؟ ارحام خانزادہ مولوی کے منہ سے عشق کا نام حور السلطان سن کر غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ گیا۔ اس کے لب بھینچے اسے اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ایک بار پھر سے ارحام خانزادہ تیش و اشتعال میں اضافہ ہوا۔ حور کی مکمل نکاح نامے پر 27 سال تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بمشکل 18 سال کی تھی، یعنی وہ بول چکی تھی۔ کل رات اس نے اپنی عمر 25 سال بتائی تھی۔ اس کے شادی شدہ کا سن کر وہ ایک بچی کا باپ کا سن کر اس کی جان بوجھ کر اپنی عمر زیادہ لکھ پائی تھی۔ اپنا نام تک تو غلط بتایا تھا اس نے۔ ارحام خانزادہ کے لبوں پر اس طرح مسکراہٹ دوڑی تھی، آنکھیں غیظ و غضب سے لہو چھلکا رہی تھی۔ اس کے دماغ کی پھڑکتی رگیں اس کے بھاری ہوتے اعصاب کو کچھ بھی تو اس کے قابو میں نہ تھے۔ رگوں میں دوڑتا خون شرارے کی مانند اس کے پورے بدن میں دہکائے ہوئے تھا۔ اس نے صوفے پر سے ٹیک لگائے اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے نزدیک حور ایک جھوٹی اور مکار کریکٹر لیس لڑکی تھی۔ وہ اس کی زندگی جہنم بنانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس نے اس کی جنت جیسی زندگی کو پل میں دوزخ بنا دیا تھا۔